हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक एक करके सब पर बात करेंगे और भी टॉपिक है तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन कि इस साल का अब तक का यानी जनवरी से लेकर अगस्त तक का तमाम करंट अफेयर्स अवेलेबल है। मैराथन वीडियो PDF भी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वह वीडियो देख सकते हैं, लिंक है वहाँ पर। ओके, तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को जल्द से जल्द किस देश को छोड़ देने की एडवाइजरी जारी की है? आंसर होगा इसका नाइजर। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, इंडिया की ओर से ये एडवाइजरी दिया गया है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं, भारतीय हैं, उन सबको। तो अफ्रीकी देश है ये नाइजर, और वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था पिछले महीने ही, जुलाई में मैंने आपको बताया था। तो विदेश मंत्रालय ने अब कहा है कि जल्द से जल्द भारतीय वहाँ से चले आएँ, एडवाइजरी जारी की गई है। अच्छा, एक और दिक्कत है, मैप के थ्रू बताते हैं आपको। ठीक है, कहाँ पर है नाइजर? प्यारा भारत रहा, और नाइजर जो है अफ्रीकी देश है। एक बार अफ्रीका की ओर चलते हैं। ये रहा अफ्रीका, और ये रेड कलर में जो दिख रहा है वो है नाइजर। तो पिछले महीने ही यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है और वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। किसने? वहाँ की सेना ने। राष्ट्रपति का नाम क्या था? मोहम्मद बजौम। तो देश पर सेना का कंट्रोल है। सेना ने क्या किया है ना कि चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर दिया। इसके अलावा एयर स्पेस को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो ऐसे में वहाँ की सेना के एयरक्राफ्ट के अलावा कोई और किसी देश का जो हवाई जहाज़ है वो नहीं जा सकता है, ताकि दूसरे देश इसकी मदद ना कर सकें। ठीक है, हालांकि इसके आसपास के कई देश हैं, वहाँ पर भी तख्ता पलट है, वहाँ भी सेना की ही सत्ता चल रही है। तो नाइजर में जो है ना अभी भी भारतीय दूतावास है, वो काम कर रहा है और सेना के, वहाँ की सेना के कांटेक्ट में है। तो भारत ने ये एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वहाँ जो भी भारतीय नागरिक हैं वो लैंड बॉर्डर से इधर से या इधर से जहाँ से भी उनको उचित लग रहा हो और जा सकते हैं, तो वहाँ से निकल जाएं, या वो वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है उसको कांटेक्ट करें। फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। ठीक है, भारतीयों को वहाँ से बचाने के लिए, निकालने के लिए, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पर। ठीक है, नाइजर, आप नाइजीरिया मत समझ लेना। नाइजर की बात करें, राजधानी है नियामी, मुद्रा है वहाँ की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये रहा नाइजर, ये चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और बेनिन है। ठीक है, इसके पड़ोसी देश ये सब रहे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है ना वो सेना का हो गया। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वहाँ से भारतीय जो हैं वो निकल जाएं किसी तरीके से। अच्छा, पिछले कुछ सालों में नाइजर और उसके आसपास के देशों में बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ पर सैन्य तख्तापलट लगातार देखने को मिल रहे हैं। 2023 में अभी तो नाइजर में देखने को मिल रहा है, और उससे पहले की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग देश, जैसे चाड उसका पड़ोसी देश है, तो वहाँ पर अप्रैल 2021 में, माली में अगस्त 2023 में, बुर्किना फासो में जनवरी 2022 में, गिनी में सितंबर 2021 में, सूडान में अप्रैल 2019 में ये जो है ये तख्ता पलट हो चुके हैं। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, पड़ोसी देश का मामला है। तो क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? आंसर होगा अनवार उल हक। क्या नाम है? अनवार उल हक। ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो अब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, बलूच इलाके के हैं वो। देखिए हुआ ये है वहाँ पर कि पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली है, जैसे भारत में लोकसभा होता है ऐसे ही वहाँ पर नेशनल असेंबली, तो उसका कार्यकाल 12 अगस्त को ख़त्म हो गया। तो चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब होता है, क्यों नहीं एक परमानेंट प्राइम मिनिस्टर हो? वहाँ पर लगातार प्राइम मिनिस्टर ही बदलते रह रहे हैं। देखिए अभी का मामला थोड़ा अलग है। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, मैप के थ्रू भी दिखाते हैं। प्यारा भारत है और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान में वहाँ की नेशनल असेंबली का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में ये होता है कि लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म होने से पहले ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और कार्यकाल ख़त्म होने से कुछ वक्त पहले ही, कुछ दिन पहले ही रिजल्ट भी आ जाता है। और ये बेहतर तरीका है, दुनिया के ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा ही होता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ अलग ही चलता है।
अलग ही प्रक्रिया है। तो वहाँ के कानून के मुताबिक संसद भंग होने के, यानी 5 साल का संसद का कार्यकाल है वहाँ की नेशनल असेंबली का, संसद के एक निचले सदन का, तो उसकी जब समय समाप्त हो गई तब वहाँ पर चुनाव इलेक्शन की बात होती है, तब इलेक्शन कमीशन जो है एक्शन में आता है। ओके, तो वहाँ के संविधान के अनुसार 60 से 90 दिनों में आम चुनाव हो जाना चाहिए। तब तक के लिए एक अंतरिम सरकार वहाँ की पूरी व्यवस्था देखती है उस देश की, तो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसलिए अनवार उल हक को अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम दिया गया है। तो ये माना जाता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएगा। हालांकि ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया ये समझती है कि वहाँ पर पीठ पीछे सेना ही पूरी सत्ता चलाती है, पूरे पाकिस्तान को चलाती है। ठीक है, और अभी इस साल उम्मीद कम ही है कि वहाँ पर चुनाव हो, और हो सकता है कि अगले साल अप्रैल मई तक चुनाव वहाँ पर हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है कि जनगणना हुई और आबादी जब देखेगी कि बढ़ गई है तो फिर वहाँ के जो संसदीय क्षेत्र हैं उन सब का परिसीमन होना शुरू हो गया, और ये लंबी प्रक्रिया चलेगी पूरा होते होते, और फिर तब इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये स्थिति है। इससे पहले कौन प्राइम मिनिस्टर थे अनवार उल हक से पहले? तो वो थे शहबाज शरीफ थे। और शहबाज शरीफ से पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो वो थे इमरान खान। ठीक है, इमरान खान उससे पहले थे। इमरान खान आजकल अभी जेल में है। इमरान खान ने सेना से पंगा ले लिया था तो उनकी पार्टी को तोड़ दिया सेना ने, ऐसा माना जाता है। और पश्चिमी देशों ने भी, अमेरिका, इन सब का भी हित जुड़ा हुआ था कि वो ना रहें, और आखिरकार जेल में डाल दिया गया है। तो सेना ही है वहाँ पर सब कुछ करवाती है, उस वजह से भी ये बर्बाद देश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कंबोडिया, उसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर होगा हुन मानेट। ठीक है, हुन मानेट। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप, और फोटोग्राफ ये रहा। वर्दी देखकर आप सोच रहे होंगे, तो ये वहाँ की सेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ हैं। ओके, और ये किनके बेटे हैं? पूर्व प्राइम मिनिस्टर हुन सेन के बेटे हैं। हुन सेन ने 38 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद गद्दी छोड़ी है अपने बेटे के लिए। हुन सेन के बेटे हैं हुन मानेट, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो कंबोडिया में ना सम्राट होते हैं, हालांकि नाम मात्र के ही उनके पास शक्ति होती है। उनका नाम है नोरोडोम सिहामोनी। तो उन्होंने हुन मानेट को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं कंबोडिया को। तो यह रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं कंबोडिया की ओर। तो ये रेड कलर में जो दिख रहा है ना, ये है कंबोडिया। अगर हम देखेंगे इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये तो रहा वियतनाम, ये लाओस, और ये है थाईलैंड। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है नोम पेन। क्या नाम है राजधानी का? नोम पेन। ओके, और प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं हुन मानेट। हुन मानेट और उनके पिता हुन सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अगस्त को। ठीक है, आज ही के दिन इस दिवस को पहली बार 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया गया था। और ये दिवस भारत के विभाजन, यानी जो पाकिस्तान बना था, उस दौरान जो लोगों को पीड़ा हुई, कष्ट हुए, उसमें जो मारे गए लोग, तो उसको याद करने के लिए ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के तौर पर ये सब जानना। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं अभी, तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की खास तौर पर, तो उसकी तैयारी के लिए एक मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है, और इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 50% का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और इसके ज़रिए आपको 365 दिन तक यानी अगले 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है। और पिछला भी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब PDF मिलते हैं करंट अफेयर्स के, और शानदार तरीके से। कई तरीके के ये करंट अफेयर्स होते हैं, वन लाइनर, MCQ और MCQ विद नोट्स होता है। आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार किया जाता है। ओके, और इसी के साथ फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप ये टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन की उसके जांच हो जाएगी कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी।
तमाम एग्जामिनेशन के लगभग हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार टीचर का जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है वो हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, दिल्ली पुलिस, एसएससी के तमाम एग्ज़ामिनेशन, तो इन सब के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं और इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए बहुत मामूली सी रकम है, छूट भी चल रही है अभी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना उसका लिंक। ओके, मेंबरशिप कैसे लेना है, ऐप से कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ वगैरह वो सब कुछ बताया हुआ है, वहाँ पर एक वीडियो भी है। अगला क्वेश्चन, यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में कहते हैं, तो उसने देश के कितने फर्जी विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की है और स्टूडेंट्स से यहाँ पर एडमिशन न लेने को कहा है। आंसर होगा 20। इस देश में 20 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं और कमाल की बात यह है कि हर साल यूजीसी फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करती है। पिछले साल ये आंकड़ा 21 था, इस बार 20 है। लेकिन जब फर्जी आप घोषित कर चुके हो तो इनको बंद कराओ, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि ये सब लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। तो इस बार 20 है, पिछले साल 21 था। अगर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितने यूनिवर्सिटी जो है फर्जी हैं, तो देख रहे हैं आप, दिल्ली में ये इतने सारे हैं, पूरे नाम अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश में ये रहे, आंध्र प्रदेश में यहाँ ये लिस्ट है, पश्चिम बंगाल की ये लिस्ट है, कर्नाटक, केरल का ये लिस्ट देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में भी है, पुदुचेरी में भी है। तो इतनी जगहों पर फर्जी यूनिवर्सिटी है, तो उसको बंद कराना चाहिए ना, कार्रवाई करके। हर बार हम देखते हैं कि ये सब लिस्ट होता है ज़्यादातर, ठीक है, तो बच के रहना चाहिए। ओके, इन सब देख लीजिए आप। अगर आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके कोई जानने वाले अगर कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो इन यूनिवर्सिटी से 20 जो यूनिवर्सिटी है उन सब से बच के रहें। यहाँ पर एडमिशन लेने का मतलब है कि ज़िंदगी के वो सुनहरे जो कुछ टाइम है, 4 साल 5 साल जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, वो बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों ने अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को पारित कर दिया। तो इसमें क्या प्रावधान है? इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। आंसर होगा इसका अंतर सेवा संगठनों यानी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, उनके कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अन्य सेवाओं के कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार। आप सोचेंगे इतना लंबा चौड़ा इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा साधा ये है कि अभी तक जो नियम है बना हुआ, उसमें आर्मी का ऑफिसर नेवी का ऑफिसर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता या उसके जवान पर कार्रवाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से एयरफोर्स का कोई अधिकारी, चाहे कि नेवी का या सेना के, आर्मी के किसी जवान पर कार्रवाई करें तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जो थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही थी ना, तो थिएटर कमांड में क्या है, तीनों सेनाओं के एक बल होंगे और उसमें उसका जो हेड होगा, कमांडर जो होगा, उस थिएटर कमांड का चीफ वो किसी एक ही सेना का होगा। हालांकि वो बदलता रहेगा, जैसे कि अंडमान निकोबार में जो थिएटर कमांड है इस देश का, तो वहाँ पर क्या होता है कि तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग वक्त पे वहाँ उसको लीड करते हैं और उस थिएटर कमांड में तीनों सेनाओं के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के जवान, अधिकारी, ये सब कुछ होते हैं। तो अब क्या है, उसका जो बॉस है वो अगर एयरफोर्स से है, ठीक है, और अगर उसकी बात कोई ऐसा मामला आ गया जिस पर कार्रवाई करनी है नेवी के किसी कर्मचारी पर, तो वो नहीं कर सकता है। वो क्या कर रहा है, वो अभी जो अधिकारी है उसको नेवी के किसी टॉप बॉस को पास इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ रही है कि ये ऐसा बात है, तब वहाँ से फिर कार्रवाई हो पा रही है। तो ऐसे में क्या है, ये माना जाता है कि थिएटर कमांड में जो एक कमांड है वहाँ पर जितने कर्मचारी हैं अगर उन सब पर कंट्रोल नहीं होगा तो अनुशासन ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 लाया गया है, ठीक है, थिएटर कमांड सिस्टम को बेहतरीन ढंग से लागू करने के लिए।
इस देश में थिएटर कमांड की व्यवस्था बहुत तेज़ी से अभी बढ़ने जा रही है। तो उसमें थिएटर कमांड में क्या होता है, तीनों सेनाओं का अलग अलग कमांडर की बजाय उसके लिए क्षेत्रीय तौर पर एक ही कमांडर होता है। इसको ज्वाइंट कमांड या फिर थिएटर कमांड कहते हैं। ओके, तो अगर बात हो कि भारत में कितने अभी सर्विस कमांड हैं, वर्तमान में 2 ज्वाइंट सर्विस कमांड हैं। पहला अंडमान निकोबार में ANC और दूसरा है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC। तो थिएटर कमांड सिस्टम के आधार पर ये वाला जो है थिएटर कमांड, ये वाला है अंडमान निकोबार कमांड। ठीक है, तो उसमें तीनों सेनाओं के जवान अधिकारी होते हैं और उसका एक हेड होता है जो बारी बारी से अलग अलग सेनाओं का के जो अधिकारी होते हैं वो उसको कमांड करते हैं। ओके, और ये जो स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड है ना, ये देश के तमाम जो न्यूक्लियर और जो स्ट्रेटजिक जो बड़ी बड़ी मिसाइल है ना, उन सबको कंट्रोल करने के लिए बनाया हुआ। तो देश भर में अभी आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि थिएटर कमांड बहुत सारे बनेंगे और तो उसके ज़रिए जो कार्रवाई होगी, जो पूरा सिस्टम होगा, तो उसको मजबूत रखने के लिए उसके बॉस को ये बिल लाया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च किया है? आंसर का मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, तो उन्होंने ही मुख्यमंत्री सौर मिशन को शुरू किया है। तो है कि रिन्यूएबल एनर्जी का दोहन करके बिजली की कमी को ख़त्म करने की दिशा में ये काम किया गया है। इसके तहत यही होगा कि व्यक्तिगत घरेलू परिवारों को सोलर एनर्जी का सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 70% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर स्कूल, अस्पताल, होटल या जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको 50% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, मेघालय मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं फगू चौहान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए चेयरमैन कौन बने गए हैं? आंसर का संजय कुमार अग्रवाल उनको बनाया गया है। वो IRS अधिकारी हैं यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं। ओके, तो CBIC जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो वित्त मंत्रालय का है उसी के अंतर्गत, और इसके काम जो कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज और CGST, IGST इन सब को देखना और तस्करी रोकथाम करना, ये सब काम है इसका। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, SBI लाइफ के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? आंसर होगा अमित झिंगरन। क्या नाम है? अमित झिंगरन। ओके, तो किसने ये नियुक्ति की है? तो IRDAI ने यानी भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। तब वो SBI लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके वो MD और CEO हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल के लिए अभी से ही शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। ओके, कल फिर मिलते हैं। बाय।